हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने ट्रांसफार्मर की क्लास को लेकर के आ गया हूं। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक के बारे में। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, वेंट पाइप। हेडिंग है वेंट पाइप। फिगर में देखिएगा भाई, वेंट पाइप कहां होता है आपको दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक है, उन दोनों टैंकों को जो आपका पाइप जोड़ रही है, वही पाइप क्या कहलाती है आपका भाई? वेंट पाइप कहलाती है। तो हमारा इसमें दिखाई दे रहा होगा, एक आपका मेन टैंक है और दूसरा क्या है? कंजर्वेटर टैंक है। और इन दोनों टैंकों को जोड़ने के लिए आपका एक बीच से पाइप आई होगी, वही हमारी क्या कहलाती है भाई? वेंट पाइप कहलाती है। तो वेंट पाइप में लिख लीजिएगा, वेंट पाइप में लिखेगा वह पाइप जो मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक को आपस में जोड़ती है। वह पाइप जो मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक को आपस में जोड़ती है, उसे वेंट पाइप कहते हैं, उसे वेंट पाइप कहते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा ब्रीदर। अगली हेडिंग है ब्रीदर। ब्रीदर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफार्मर का सांस लेना। BREATHER, ब्रीदर। ब्रीदर में क्या होता है? ये हमारा क्या होता है भाई? ये ट्रांसफार्मर का कोर हो गया। ये ट्रांसफार्मर का क्या हो गया भाई? कोर हो गया। और इस ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर क्या होता है भाई? इस ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी? एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ये 2 वाइंडिंग होती है। हालांकि हमने आपको दिखाया था कि प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी था आपका। यहां पर थोड़ा सा अलग करके दिखा रहे हैं जिससे समझाने में आसानी हो सके। ये हमारा क्या होता है? ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक हो गया। ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक। मेन टैंक में क्या है? ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर और उसकी वाइंडिंग रखी हुई है। और इसमें क्या भरा होता है भाई? और इसमें आपका ऑयल भरा होगा। ये ऑयल भरा होगा, भरा होगा ये इस तरह से। ये पूरा हमारा क्या होगा? ऑयल से भरा हुआ पात्र होगा। और इसके साथ ही साथ हमारी ये क्या होती है? संवाहक नलिकाएं होती है, जो ट्रांसफार्मर से होकर के ट्रांसफार्मर के ऊपरी सिरे से निचले सिरे में क्या होती है? खुलती है। ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसी तरह से इस साइड में भी होता है आपका, इसी तरह से इस साइड में भी होता है। ये हमारा कुछ इस तरह से। जब ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, जब इसको इनपुट सप्लाई दिया जाता है और इसके ऊपर लोड डाला जाता है, तो लोड डाले जाने पे हमारा यहाँ पे लॉसेस जो होते हैं वो एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, प्राइमरी वाइंडिंग लॉस, सेकेंडरी वाइंडिंग लॉस, ये चारों लॉस होते हैं। उस लॉस की वजह से यहाँ पर क्या होता है? ये हमारा कोर बराबर हीट होता रहता है। उसकी हीटिंग की वजह से जो इसके आसपास के तेल होंगे, जो कोर के आसपास के तेल मौजूद होंगे, वो तेल क्या होते हैं भाई? गर्म होते हैं। जो भी आसपास के तेल होंगे वो ऑयल क्या होंगे? गर्म होंगे आपका। कब? जब कोर हमारा हीट होगा तब। और उसके साथ ही साथ जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में पावर लॉस के कारण जो हीटिंग होगी उसकी वजह से, तो ये अपनी उष्मा जो है, ये कोर अपनी उष्मा और ये वाइंडिंग अपनी उष्मा किसको प्रदान करेगा? ऑयल को प्रदान करेगा, जिसकी वजह से ऑयल हीट होगा। ऑयल हीट करके कहां जाएगा? तो ऑयल का जैसे नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में क्या हमारा तल भाई? ये हमारा तल बना हुआ है नॉर्मल कंडीशन में। ये नॉर्मल कंडीशन में तल हमारा यहाँ है। कब है? नॉर्मल कंडीशन में। जब आपका क्या होगा? ये इनपुट सप्लाई देंगे, इसके ऊपर लोड डालेंगे सेकेंडरी पे, तो उस कंडीशन में जब हीटिंग उत्पन्न होगी, तो हीटिंग की वजह से द्रव जो होगा वो खौलना शुरू हो जाएगा। यानी इसके अंदर जो भरा हुआ तेल है वो खौलने लगेगा। जब वो तेल खौलेगा तो तेल के खौलने पर उसका तल वही रह जाएगा या उससे उठ जाएगा? तो उससे उठ जाएगा। तो ये तल हमारा क्या हो जाएगा? इस तरह से कुछ आपका ऊपर की ओर उठेगा। ये कब उठेगा आपका? लोड की कंडीशन में। ये लोड की कंडीशन में उठेगा। जब लोड को आपका कम या अधिक करेंगे तो हीटिंग का मान भी कम या अधिक होगा लोड के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से द्रव का तल या ऑयल का तल बढ़ेगा और ऑयल का तल घटेगा। तो जब ऑयल का तल बढ़ेगा या ऑयल का तल घटेगा, तो उस कंडीशन में क्या करेगा? ऑयल जो अपने अंदर, यानी ये खाली स्थान जो है, इस खाली स्थान के अंदर कोई वायु या कोई आपका ऐसा क्या कहते हैं, हवा माध्यम होगा, एयर मीडियम होगा आपका कोई ना कोई। तो वो एयर मीडियम आएगी कहां से? आपका
वो एयर मीडियम जो आती है, ये जो हमारा लगा हुआ ऊपर कंजर्वेटर टैंक है, इस कंजर्वेटर टैंक के साथ ये जो हमारा नीचे लगा हुआ है आपका ब्रीदर, आप फिगर में देखिएगा, ब्रीदर में आपको ब्रीदर दिखाई दे रहा होगा, इस ब्रीदर में देख रहे होंगे निचले सिरे से आपको दिख रहा होगा कि जो निचला सिरा है उस निचले सिरे से हवा क्या हो रही है, इंटेल हो रही है, कहां आपका भाई, वो हवा प्रवेश कर रही है आपका ब्रीदर के अंदर। ब्रीदर के अंदर ये बहुत सारे क्या है, टुकड़े रखे हुए हैं। टुकड़े किसके आपके, तो ये टुकड़े होते हैं सिलिका प्लस आपका CaCl2 के। ये जो होते हैं वो आपका सिलिका होता है प्लस CaCl2 होता है आपका, ये दो चीजें होती हैं। ये आपका सिलिका होता है और क्या होता है भाई, CaCl2 होता है। उसी का क्या होता है, ये पूरा पूरा भरा हुआ इसके अंदर फोम होता है। अब यही क्या है, जब हवा यहां से इंटेल करेगी, हवा अंदर की ओर प्रवेश करेगी, जब भी ट्रांसफार्मर का तल ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठने पर यहां जो वायु दाब होगी वो बाहर निकलेगी आपका, यानी ट्रांसफार्मर सांस छोड़ेगा। जब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जब यही लोड कम होगा तो लोड के कम होने पे इसके लिक्विड का तल जो होगा वो गिरेगा, तो तल गिरेगा तो बाहर से हवा अंदर की ओर प्रवेश करेगी। तो जब बाहर से हवा अंदर की ओर प्रवेश करेगी तो उसके साथ शुष्क वायु और नमी वायु दोनों प्रवेश करेगी। जब दोनों प्रवेश करेगी तो वो किसके माध्यम से होकर जाएगी, वो इसके माध्यम से होकर जाएगी। जब इसके माध्यम से होकर के जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, कि यहां पर ये जो हमारा सिलिका जेली होता है, ये सिलिका जेली आपका जब नमी रहित होता है तो नमी रहित की स्थिति में ये ब्लू कलर का होता है। जब नमी रहित होता है तो नमी रहित की स्थिति में ये ब्लू कलर का होता है। जब ये सिलिका जेल आपका नमी को अपने अंदर अवशोषित करता है तो इस सिलिका जेल की जो वैल्यू होती है वो आपका, उसका जो कलर होता है वो कलर चेंज होता है, वो ब्लू कलर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें आपका भाई, वो ब्लू कलर से चेंज होता है आपका बैगनी कलर में आपका। तो ये बैगनी कलर में क्या होता है, चेंज हो जाता है जब आपका ये पूरी तरह नमी युक्त हो जाता है। तो पूरी तरह नमी युक्त होने पर इसका कलर जो होता है वो पिंक कलर का हो जाता है, यानी वो बैगनी से भी चेंज होकर के किसमें चला जाता है, पिंक कलर में चला जाता है। जिससे ये पता चलता है कि जो हमारा ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा हुआ है वह सिलिका जेल क्या हो गया भाई, वो नमी युक्त हो गया है इस स्थिति में। तो जब सिलिका जेल नमी युक्त हो जाएगा तो नमी युक्त की स्थिति में क्या होगा भाई, ये आपका खराब हो गया होता है। अब इसे क्या किया जाता है, इसे निकाल करके बाहर रख दिया जाता है, और बाहर क्यों रखा जाता है उसको अभी हम बताएंगे। तो यहां हम बात कर रहे थे कि हमारा जो द्रव का तल है या लिक्विड का जो तल है वो बढ़ और घट कैसे रहा है। तो ये लिक्विड का जो तल बढ़ घट रहा है वो आपका लोड की वजह से है, और लोड की वजह से जब बढ़ घट रहा है तो आपको हमने फिगर में दिखाया कि फिगर में यहां से वायु प्रवेश कर रही है, और वायु जब प्रवेश करी तो वही वायु अंदर जा रही है जो द्रव के तल को क्या कर रही है आपको भाई, द्रव के तल को आपका, यानी द्रव का तल बढ़ रहा है तो वायु बाहर आ रही है, द्रव का तल घट रहा है तो वायु अंदर जा रही है। तो इसे बोला जाता है द्रव के तल के घटना बढ़ना को ट्रांसफार्मर का सांस लेना कहा जाता है। और इसमें आपका जो वायु नमी युक्त प्रवेश न करे इसके लिए क्या होता है आपका, यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। हाँ भाई हो गया, आगे ध्यान दीजिएगा। जब ये आपका जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जब ये आपका ब्रीदर का जो भरा हुआ आपका पदार्थ है वो खराब हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए किया जाता है आपका कि इसको 150 से 200 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। जब ये 150 से 200 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो उस स्थिति में जो ये अपने अंदर नमी को अवशोषित किया रहता है वो नमी क्या हो जाती है, उसके अंदर से निकल जाती है, वो उसके अंदर से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से उसका कलर कहां हो जाता है, वो आपका पुनः ब्लू में प्राप्त होता है। ऐसा कब होता है, जब इसको 150 से 200 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब ऐसा होता है। इसको किसी पात्र में लेकर के उसको हीटिंग को क्या करते हैं, 150 से 200 सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। तो ये जो हमारा पदार्थ आपका पिंक कलर में हो गया था, उस पिंक कलर के पदार्थ को कहां से फिर से आपका ट्रांसफर करते हैं, ब्लू वाले में। तो देख भी रहे होंगे, हमने आपको दिखाया भी कि पिंक कलर में कैसे जा रहा है, ब्लू से पिंक में आपका। तो जैसे जैसे वायु अंदर प्रवेश कर रही थी, वायु के अंदर प्रवेश करने पर नीले कलर से वो किसमें चेंज हुआ, गुलाबी कलर में चेंज हुआ। गुलाबी कलर में चेंज हुआ तो उसको क्या करेंगे, अब हमें पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, नमी युक्त हो गया है। अगर इस को ब्रीदर को हम हटाए नहीं, वही लगे ही रहने थे, तो वो नमी क्या होगी, ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगी। जब वो ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करेगी तो जो तेल की परावैद्युत सामर्थ्य है उस परावैद्युत सामर्थ्य को कम करेगी। जब तेल का परावैद्युत सामर्थ्य कम होगा तो उस स्थिति में जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो दोनों एक दूसरे के पास हैं, वो परावैद्युत सामर्थ्य जब कम होगा तो वो भंजित हो जाएगा। भंजित होने पे प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इसलिए ये हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जो हमारा ब्रीदर है वो हमेशा क्या रहे, आपका
ब्लू कलर में रहे या मैक्सिमम बैगनी कलर में जाए, उससे ऊपर के कलर में वो न जाने पाए। नहीं तो वो क्या होगा भाई, ट्रांसफार्मर हमारा नमी, उसका तेल नमी युक्त हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की परावैद्युत सामर्थ्य कम होगी और उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा, इसमें जब ट्रांसफार्मर पे इनपुट सप्लाई देकर के लोड डाला जाता है, जब ट्रांसफार्मर पे इनपुट सप्लाई देकर के लोड डाला जाता है, तो उस स्थिति में तेल का तल बढ़ता है, और जब लोड के मान को कम किया जाता है तो तेल का तल घटता है। इसी तेल के तल का बढ़ना या तेल के तल का घटना, इसी तेल के तल का बढ़ना या तेल के तल का घटना, तेल के तल का घटना क्या कहलाता है भाई, ट्रांसफार्मर का सांस लेना कहलाता है। तेल के तल का बढ़ना या तेल के तल का घटना ही ट्रांसफार्मर का सांस लेना कहलाता है। ट्रांसफार्मर बीदर की सहायता से सांस लेता है, ट्रांसफार्मर बीदर की सहायता से सांस लेता है, और जिसकी वजह से ब्रीदर से नमी युक्त वायु अंदर की ओर प्रवेश करती है, और उस वायु में मौजूद नमी को ब्रीदर का सिलिका जेल अपने अंदर अवशोषित करता है, जिसके कारण यह अपने नीले कलर को परिवर्तित करके बैगनी कलर में तथा पूरी तरह नमी युक्त होने पर पिंक के कलर में हो जाता है। ओके भाई, इसे पिंक से पुनः आपका ब्लू कलर में लाने के लिए, इसे पिंक से पुनः आपका ब्लू कलर में लाने के लिए 150 से 200 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जिससे यह पिंक से ब्लू कलर में आ जाती है। क्लियर है भाई? अगली हेडिंग डालेगा। अगली हेडिंग क्या है? ब्रीदर के बाद, ब्रीदर के बाद अगली हेडिंग है आर्किंग हार्न। अगली हेडिंग है आपका, ब्रीदर हटा करके यहां हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आर्किंग हार्न। आर्कन हार्न क्या होता है भाई, बताइएगा, आर्कन हार्न क्या होता है? तो हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आर्किंग हार्न में आपका सबसे पहले हमारा जो आवेशित या फिर हम कह सकते हैं जो लाइटनिंग होती है, वो लाइटनिंग कितने प्रकार की होती है? लाइटनिंग हमारी दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट लाइटनिंग होती है, दूसरी इनडायरेक्ट लाइटनिंग होती है। डायरेक्ट लाइटनिंग का मतलब होता है कि जब आपका प्रत्यक्ष रूप से संपर्क हो जाए आवेशित बादलों का कंडक्टर के साथ, जब आपका ये जो हमारे कंडक्टर है, ये कंडक्टर जो जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, आपका अगर उन कंडक्टरों का अगर इन बादलों के साथ आपका डायरेक्ट संपर्क हो जाए तो इसको कहा जाता है आपका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट लाइटनिंग कहा जाता है। और यही लाइटनिंग की सप्लाई कहां जाती है? ट्रांसफार्मर में जाती है आपका। दूसरा होता है इनडायरेक्ट लाइटनिंग। इनडायरेक्ट लाइटनिंग का मतलब होता है कि जब आपका आवेशित बादल जो है, जो ये हमारे चार्जेबल बादल है, अगर ये बादल आपस में रगड़ खाएंगे तो रगड़ खाने की वजह से क्या होता है भाई, आपका जो वहां से चिंगारी उत्पन्न होती है, तो वो चिंगारी आपको बहुत अधिक मान की वोल्टता में उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं लाइटनिंग का गिरना। तो वो जब आपका लाइटनिंग गिरती है किसके ऊपर? ट्रांसफार्मर के ऊपर गिरती है, तो उसको बोला जाता है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। तो ये लाइटनिंग दो प्रकार की होती है, पहला होता है डायरेक्ट लाइटनिंग और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लाइटनिंग। डायरेक्ट लाइटनिंग के केस में होता क्या है आपका कि जैसे हम जो टावर की डिजाइन करते हैं, वो टावर की डिजाइन काफी ऊंची ऊंची टावरों की हम डिजाइन करते हैं। तो जब टावरों की डिजाइन हम काफी ऊंचे ऊंचे टावरों की डिजाइन करते हैं, तो उस स्थिति में जो हमारे बादल तैरते रहते हैं वायुमंडल में, वो बादल क्या होते हैं, उनके बीच और इस तार के बीच जो दूरी होती है, वो डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। डिस्टेंस के कम होने पे आप जानते हैं कि जो भी बादल है वो लगातार बहुत सारे चार्जों को लेकर के अपने साथ चल रहा है। तो वो जो आपका चार्ज है, वो चार्ज आपका क्या करता है, इलेक्ट्रो इंडक्शन का प्रभाव जो होता है आपका, यानी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रभाव पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रभाव की वजह से इसके पास जो चार्ज होंगे उसके ठीक विपरीत चार्ज कहां उत्पन्न कराएगा? इस कंडक्टर पे उत्पन्न कराएगा। जब इस कंडक्टर पे चार्ज उत्पन्न कराएगा तो ऑलरेडी इसमें सप्लाई फ्लो कर रही है और अधिक से मान की सप्लाई आ गई, तो अधिक मान की सप्लाई यानी अधिक मान का चार्ज आ जाने पर क्या होगा भाई, वहां पर उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल का मान बढ़ जाएगा। जब पोटेंशियल का मान बढ़ेगा तो यहां पर जो चार्ज, जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारे यहां पे, तो ये अपने सेम विपरीत यहां पे नेगेटिव चार्ज को उत्पन्न कराएगा।
तो जो इस पॉजिटिव चार्ज का एरिया होगा यानी उसके बाहर बनने वाला फील्ड होगा और इस निगेटिव चार्ज के बाहर बनने वाला फील्ड होगा, जैसे ये दोनों चार्ज आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, वैसे ही क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव जैसे एक दूसरे को उदासीन करेंगे वैसे ही आपका इनके बीच एक लिंक बन जाता है। एक लिंक बनते ही वो आपका सप्लाई कहां होता है, अपना न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है, किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। और यही सप्लाई कहां जाना शुरू कर देती है, यही सप्लाई जाना शुरू कर देती है ट्रांसफार्मर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट लाइटनिंग। और इनडायरेक्ट लाइटनिंग क्या होती है, जब कोई आकाशीय बिजली आपका यहां इनके फ्रिक्शन की वजह से टूट करके गिरेगी, आपका फ्रिक्शन की वजह से टूट करके गिरती है किसके ऊपर, ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट लाइटनिंग। फिगर देखिएगा, फिगर में आपको दिख रहा होगा आर्किंग हार्न। आर्किंग हार्न में दो सिंह के आकार के इस तरह से सिरे होंगे, ये दो सिंह के आकार के सिरे होंगे, एक बुशिंग के वो ऊपर होगा और एक आपका जो होगा वो ट्रांसफार्मर टैंक से जुड़ा हुआ होगा। तो यहां जो आपका बुशिंग होगा, इस तरह से बुशिंग हमारी, ये हमारी बुशिंग हो गई, ये हमारी बुशिंग हो गई, और इसके साथ क्या होगा भैया हमारा, ये होगा, इसके साथ क्या गया भैया हमारा, कंडक्टर कॉपर का गया हुआ है, गया हुआ है कॉपर का कंडक्टर। ये हमारा क्या सप्लाई आकर के इससे कनेक्ट है आपका। अब यहीं से क्या है, ये हमारा एक धातुई पदार्थ पीतल का, और इसी के साथ ये एक आर्किंग हार्न लगा हुआ है, लगा है, और यहां इसके इस सिरे से आपका ये बुशिंग के पास कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं जो ट्रांसफार्मर का टैंक है इस टैंक के पास होता है, टैंक के पास से जो अर्थ वायर गया होता है जमीन में आपका ग्राउंड में गया होता है, उसी के साथ ये आर्किंग हार्न हमारा लगा होता है कुछ इस तरह से। ये तो ये दोनों सिंह के आकार के होते हैं और इन दोनों के बीच कोई गैपिंग होती है, इनका एरिया मोटा रखा जाता है, ये जो होते हैं वो मोटे होते हैं, क्यों मोटे होते हैं, ताकि आपका इनसे जो है आपका वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो बहुत ही कम हो जाए। R इज इन प्रोपोर्शनल टू 1/a, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा होगी तो इनका रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम रहे इसलिए आर्किंग हार्न के सिरों को मोटा बनाया जाता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, जब ट्रांसफार्मर में उसकी खुद की सप्लाई आ रही होगी तो वो सप्लाई यहां से कॉपर में जाएगी और यहीं से सप्लाई क्या होगी वो इधर भी आएगी, लेकिन इन दोनों के बीच एयर गैपिंग होने की वजह से वो सप्लाई इधर से इधर नहीं आ पाएगी, जिससे वो जमीन में या भू में नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगा। जैसे ही क्या होगा आपका अब यहां पर सप्लाई आ रही है तो इस सप्लाई के बाहर इसका कुछ ना कुछ तो फील्ड होगा ही होगा, तो यहां जब सप्लाई यहां से यहां आ रही है तो इस सप्लाई का भी तो इसके बाहर कुछ ना कुछ फील्ड होगा, और जब इसके बाहर यहां कुछ फील्ड होगा तो सेम आपका यहां क्या है, अर्थ है, अर्थ का यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रभाव की वजह से विपरीत चार्ज होगा यहां पे, बिल्कुल होगा, ये है। अभी भी क्या है, इन दोनों के बीच में गैपिंग है जिसकी वजह से सप्लाई इस पार से उस पार फ्लो नहीं करेगी। जब आपका सप्लाई अपने निर्धारित क्षमता से अधिक मान की आती है, आती कैसे है, चाहे आपका ये डायरेक्ट लाइटनिंग विधि हो जाए चाहे आपका इनडायरेक्ट में आपका टूट करके बिजली गिरे, तो उस कंडीशन में जब इस कंडक्टर के ऊपर वो टूट करके गिरेगा तो उस कंडीशन में इस कंडक्टर के बाहर ये जो फील्ड है उस फील्ड का मान बढ़ जाएगा। जब कंडक्टर के बाहर ये फील्ड का मान बढ़ता है आपका तो उस कंडीशन में अर्थ के द्वारा भी इस फील्ड का मान बढ़ता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर के क्या करते हैं, यहां से इसको लो पथ मिल जाता है, और जैसे ही लो पथ मिलता है वैसे ही सप्लाई क्या होती है, यहां से आपका ग्राउंड में विसर्जित होना शुरू हो जाती है, वो ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जा पाती है। और जब सप्लाई ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जा पाती है तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो होती है वो हाई वोल्टेज जो आ रही है लाइटनिंग उससे सुरक्षित हो जाती है आपका, और वो सप्लाई कहां चली जाती है, भू में चली जाती है, क्योंकि यहां इसको लो पथ मिल जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है, आर की वैल्यू जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी करंट जो होती है पूरी सप्लाई जो होती है वो ग्राउंड में विसर्जित हो जाती है आपका। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आर्किंग हार्न, आर्किंग हार्न में लिखिएगा आर्किंग हार्न का प्रयोग त्वरित आघात क्वेश्चन में डायरेक्ट लाइटनिंग कामा इनडायरेक्ट लाइटनिंग से सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब कभी ट्रांसफार्मर के ऊपर आकाशीय बिजली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से गिरती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से गिरती है, तो उस स्थिति में बने हुए सिंह के आकार वाली संरचना के एक क्रॉस के चारों ओर लिखेगा, के चारों ओर फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है और वह फील्ड भू के संपर्क में आ जाता है, और वह फील्ड भू के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण
रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है या रेजिस्टेंस का मान जीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस का मान जीरो हो जाता है और वो पूरी की पूरी सप्लाई ग्राउंड में विसर्जित हो जाती है, और वो पूरी की पूरी सप्लाई ग्राउंड में विसर्जित हो जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर जलने से बच जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर जलने से बच जाता है। ओके भाई, आगे लिखेगा, आर्किंग हार्न को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, आर्किंग हार्न को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, ये दोनों मोटी छड़ों के बने होते हैं, दोनों मोटी छड़ों के बने होते हैं और इन दोनों के बीच में स्पेस गैपिंग होती है, इन दोनों के बीच में स्पेस गैपिंग होती है और इस स्पेस गैपिंग की वजह से, इस स्पेस गैपिंग की वजह से आने वाली नॉर्मल सप्लाई या आने वाली रेटेड मान की सप्लाई, आने वाली रेटेड मान की सप्लाई इस आर्किंग हार्न से होकर फ्लो नहीं होती है, इस आर्किंग हार्न से होकर फ्लो नहीं होती है। हो गया भाई, नहीं होती है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में इसके बाहर बनने वाले फील्ड का मान बहुत ही कम होता है, इसके बाहर बनने वाले फील्ड का मान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यहां रेजिस्टेंस का मान बहुत उच्च होता है, जिसके कारण यहां रेजिस्टेंस का मान बहुत उच्च होता है। तो आने वाली पूरी सप्लाई, आने वाली पूरी सप्लाई ट्रांसफार्मर को प्राप्त होती है, आने वाली पूरी सप्लाई ट्रांसफार्मर को प्राप्त होती है। तो ये था आपका आर्किंग हार्न। आर्किंग हार्न का फिगर आपको बना लीजिएगा अपने किताब में देख करके, जो किताब में आर्किंग हार्न का फिगर होगा उस फिगर को देख के बना लीजिएगा। अब हम चलते हैं बुखोल्ज रिले के पास। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा गैस रिले या बुखोल्ज रिले। अगली हेडिंग है गैस रिले या बुखोल्ज रिले। ओके भाई, तो अब आपको ध्यान देना है गैस रिले और बुखोल्ज रिले के बारे में। ये दोनों जो हो, ये आपका दोनों एक ही है, चाहे गैस रिले हो चाहे बुखोल्ज रिले हो, ये दोनों आपके एक ही चीजें हैं। बस इनका प्रयोग किया जाता है प्रोटेक्टिंग के लिए। आपका इनका यूज जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, आपका प्रोटेक्टिंग के लिए करते हैं। और प्रोटेक्टिंग के लिए किस तरह से किया जाता है वो आप देखिएगा। गैस रिले जो है आपका, ये लगा कहां होता है, सबसे पहले वो देख लीजिए। ये लगा होता है, हम आपको फिगर दिखा रहे हैं गैस रिले का। गैस रिले का फिगर देखिएगा, गैस रिले या बुखोल्ज रिले, बुखोल्ज रिले। ये लगा कहां है, तो ये लगा होगा, देख लीजिएगा वेंट पाइप दिख रहा है, ये कंजर्वेटर टैंक आपको दिख रहा होगा, कंजर्वेटर टैंक, और ये हमारा होगा मेन टैंक। इन दोनों के बीच में आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच में एक हमारी पाइप जो होगी, ये वेंट पाइप। वेंट पाइप कहां गई होगी, यहां से आपका इसके अंदर आई होगी, आया है। अब यहां पर क्या है आपका, यहां पर आपको ये बुखोल्ज रिले दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा है। अब इसी बुखोल्ज रिले का फिगर हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहां जो लगा हुआ बुखोल्ज रिले उसी का फिगर है। अब इस बुखोल्ज रिले के अंदर क्या होता है, अंदर की संरचना समझिएगा। अब हम इसके अंदर की संरचना को समझाने जा रहे हैं। ये वेंट पाइप के बीच में लगा होता है आपका बुखोल्ज रिले का। हम आपको अंदर का सर्किट डायग्राम दिखाते हैं। अंदर के सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरह से चीजें होती हैं। ये हमारा क्या है, वेंट पाइप का एक सिरा है, ये वेंट पाइप का एक सिरा है। ये क्या है, वेंट पाइप का हमारा दूसरा सिरा है। ये वेंट पाइप का हमारा दूसरा सिरा है, जो कहां गया हुआ है भाई, ये गया हुआ है आपका ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में, और ये कहां गया है, ये गया हुआ है आपका मेन टैंक में। तो ये जा रहा है मेन टैंक में, मेन टैंक में। अब इसमें आपका दो फ्लोट लगे हुए हैं। पहला फ्लोट कहां लगा है, पहला फ्लोट आपका यहां लगा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है गेंद आपको। अब इसके साथ आपको दिखाई दे रहा होगा ये इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में, ये इस कंडीशन में। ये क्या है भाई हमारा, ये हमारा यहाँ पे मरकरी है। यहाँ पे ये भरी हुई क्या है आपका, मरकरी है। ये मरकरी क्या है, मरकरी यहां भरा हुआ है, ये इस तरह से, ये मरकरी भरा है। इसमें एक सिरा क्या है, ये है, और दूसरा सिरा क्या है, ये है।
और इन दोनों सिरों से क्या है, ये हमारी अलार्म सर्किट जुड़ी हुई है। इन दोनों सिरों से क्या जुड़ा है, अलार्म सर्किट जुड़ा है, अलार्म सर्किट जुड़ा है। इस द्रव का तल क्या है, द्रव का तल हमारा ये है, ऊपर की ओर है। ये द्रव का तल कहां है भाई, ये द्रव का तल हमारा ऊपर की ओर उठा हुआ है, ये है, ये हमारा क्या है, इसके अंदर पूरा पूरा भरा हुआ है आपका ऑयल। ये बुखोल रिले के अंदर पूरा ऑयल भरा है ये। और यहां दूसरा क्या है, दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका एक ही मूविंग पार्ट पर ये दो इस तरह से लगे हुए हैं, ये आपका लगा हुआ है, ये कुछ इस तरह से। इसके साथ क्या हुआ, ये हमारा लगा हुआ है, लगा है। अब इसमें भी आपके दो हैं, इसमें एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इसके साथ जो लगा हुआ है वो ट्रिप सर्किट लगा है, ट्रिप सर्किट यानी सर्किट को ट्रिप कराने के लिए, सर्किट को बंद कराने के लिए। इसमें मरकरी जो भरा है वो कुछ इस तरह से भरा हुआ है, ये मरकरी यहां तक भरा है मरकरी, ये भरा हुआ है। अब क्या होगा भाई आपका, अब इसको समझिएगा, इसके प्रोसीजर को। जब ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो तेल का तल उठेगा, जब ट्रांसफार्मर में तेल ठंडा होगा तो तेल का तल गिरेगा। तो तेल के तल का उठना और तेल के तल का गिरने की वजह से उसमें तेल की कमी होगी, किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। वो तेल की कमी की भरपाई किससे की जाती है, कंजर्वेटर टैंक से की जाती है। कंजर्वेटर टैंक से कहां आता है तेल, आपका मेन टैंक में आता है। तो कंजर्वेटर टैंक से लगातार तेल हमारा कहां आता रहता है, मेन टैंक में आता रहता है। तो जब लगातार मेन टैंक में आएगा तो उस स्थिति में आपका ये जो होगा वो ऑयल मेन टैंक में जाएगा, और मेन टैंक हमेशा क्या रहेगा भाई, भरा हुआ है। जब आपका ऑयल कंजर्वेटर टैंक से खाली होता है, कंजर्वेटर टैंक में ऑयल के तल का मान गिरता है, तो ऑयल के तल का मान गिरता है तो इसमें भी उसका तल क्या होगा, गिरेगा। किसमें, बुखोल रिले में। जब ऑयल का तल गिरेगा तो ऑयल के तल के गिरने पे जैसे जैसे ये तल गिरेगा, अब इसकी दूसरी कंडीशन समझिएगा, जैसे जैसे ये तल गिर रहा है, ये अब सपोज दैट क्या हुआ, ये तल हमारा इस तरह आ गया। अब ये हमारा गेंद कहां था, यहां पर था ना, ये हमारा इसी पोजीशन में, ये हिल नहीं सकता। ये हमारा जो है, ये वाली वैल्यू जो है वो आपका मूव बस कर सकती है। ये कब मूव करेगी, जब ये नीचे की ओर आएगा तब ये मूव करेगा, ये सीधा होगा, फ्लोट होगा। तो मान लीजिए द्रव का तल गिरा, तो द्रव का तल गिरेगा तो जो गेंद है, गेंद भी कहां आएगी, नीचे की ओर आएगी। तो ये हमारा वाल्व नीचे की ओर आया। जब वाल्व नीचे की ओर आया तो इसके साथ जो लगा हुआ ये आपका मूविंग पार्ट है, ये मूविंग पार्ट क्या होगा, इसके फ्लोट में आ जाएगा, सीध में आएगा। जब ये फ्लोट में आएगा तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो भरी हुई मरकरी है, ये मरकरी क्या होगी, ये मरकरी अब जो एक तरफ थी वो एक तरफ तिरछी थी आपकी, अब वो एक तरफ ना होकर के वो मरकरी क्या होगी, इन दोनों स्विचों के बीच में हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, दोनों स्विच आपके, दोनों स्विच जो लगे हुए हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी ये क्लोज स्विच की भांति बिहेव करने लगेंगे। तो ये स्विच क्लोज हो गया। अब यहां स्विच क्या था, ओपन की तरह व्यवहार कर रहा था, ओपन की तरह व्यवहार कर रहा था, और यहां स्विच क्लोज की तरह व्यवहार करने लगा। तो वैसे जो अलार्म सर्किट होगी, जो अलार्म लगा होगा वो स्विच के क्लोज होते ही बजने लगेगा, जिससे ये पता चल जाएगा आपका कि जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है, उस कंजर्वेटर टैंक में ऑयल की कमी हो गई है। तब उसमें क्या किया जाएगा, ऑयल की भरपाई की जाएगी आपका। तो ये होता है आपका कि ऑयल की कमी की वजह से। अगर मान लीजिए ऑयल कम हो गया, नहीं बचता, तो क्या होता, तो उस कंडीशन में कूलिंग के लिए जो ऑयल भरा हुआ है वो ऑयल का तल लगातार गिरता जाता। तो जो ऑयल का तल लगातार गिरता जाता तो जो पूरी बाइंडिंग थी, वो पूरी बाइंडिंग कहां डूबी हुई थी आपका, वो पूरी बाइंडिंग ऑयल में डूबी हुई थी। अब वो पूरी तरह से ऑयल में नहीं डूबती, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कोर या पूरी पूरी बाइंडिंग जो थी वो ऑयल की वजह से ठंडी नहीं होती। और जब ठंडी नहीं होती तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाता भाई, वो आपका हीटिंग की वजह से वो आपका ब्लास्ट कर जाता है या जल जाता आपका पूरी तरह से। तो ये हमारा क्या था भाई, ये हमारा ऑयल के तल के लिए था। दूसरा हमारा लगा होता है ये वाला। आप जानते हैं कि जब ऑयल हीट होगा तो ऑयल के हीट होने पे कौन कौन सी गैसें निकलती है, वो गैसें देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऑयल के हीट होने पे गैसें निकलती हैं। दिखा आपको गैसें, ये गैसें ऑयल के हीट होने पर निकलती रहती हैं। हो गया, आगे देखिए। जब ये गैसें ऑयल के हीट होने पे लगातार निकलती रहती हैं, तो आपको फिगर दिख रहा होगा, ये गैसें लगातार निकलती रह रही हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी गैस निकल रही है
वो गैस क्या करेगी, गैस वैसे हालांकि नॉर्मल कंडीशन में भी निकलती है, नॉर्मल कंडीशन में जब गैस निकलती है तो वो यहां से क्या होती है, मेन टैंक से ये नॉर्मल गैसें आती है और नॉर्मल गैस क्या करती है, इस तरह से आपका ऊपर की ओर जाती है, इस तरह से ऊपर की ओर उठती है। ऐसे हमारा नॉर्मल गैस फ्लो करता है, उसका फिगर देख लीजिएगा। ये जैसे ही एब नॉर्मल कंडीशन उत्पन्न होता है तो एब नॉर्मल कंडीशन में आपका जो हमारी गैसें होती है वो दो रास्तों का चयन करती हैं। पहला जो रास्ता होता है वो रास्ता होता है ये वाला, और दूसरा रास्ता होता है वो कंजर्वेटर टैंक की तरफ भी जाना चाहती है, यानी इधर, यानी वो यहां से गैसें निकल करके ये इधर से होते हुए क्या होती हैं, वो कंजर्वेटर टैंक से होकर के जाना चाहती है। जब कंजर्वेटर टैंक से होकर के जाना चाहती है तो ये जो हमारा बीच में लगा हुआ क्या है भाई, ये बीच में जो हमारा लगा हुआ आपका चल प्रणाली, ये क्या होता है, उस गैस के प्रभाव की वजह से मूव होता है। जब गैस के प्रभाव की वजह से मूव होता है तो ये इस कंडीशन में आता है, ये हमारा इस कंडीशन में आता है ये। तो जब ये इस कंडीशन में आएगा आपका, यानी यहां से ये मूव किया, जब इधर से गैसें आपका जा रही हैं तो गैसें इसको मूव कराएंगे तो इसको यहां जो ये लंबवत था इस तरह से ये मूव करके ऐसे हुआ, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ चुल होगा या चल होगा वो भी क्या होगा भाई आपका, वो इस तरह से मूव करेगा। जब ये मूव करेगा आपका तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, फ्लोट हमारा, ये फ्लोट सीधा हो जाएगा। जब ये फ्लोट सीधा होगा तो फ्लोट के सीधा होते ही क्या होगा, जो भरी हुई मरकरी है वो लेवल में आ जाएगी। जैसे ही लेवल में आएगी वैसे ये जो लगी हुई सर्किट है वो सर्किट क्या हो जाएगी भाई, बंद हो जाएगी। जैसे ही सर्किट बंद होगी वैसे ही सर्किट क्या हो जाएगी, ट्रिप कर जाएगी आपका। तो यहां देख रहे होंगे, यहां एक ही आपका जो है वो एक ही वाले को आपका मरकरी ढके हुए है, यहां दूसरा वाला मरकरी के संपर्क में नहीं है, जिसकी वजह से ओपन स्विच है। ओपन स्विच की कंडीशन में यहां जो ट्रिपिंग सर्किट है वो ट्रिपिंग सर्किट ऑन नहीं होगी, लेकिन यहां जैसे ही गैसें आपका कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाने लगेंगी, यानी बहुत ज्यादा जब ट्रांसफार्मर हीट होने लगता है, अति लोड हो जाता है, लोड का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा गैसें उत्पन्न होती है। वो गैसें दो मार्गों का चयन करना शुरू कर देती है, एक इधर से जाना चाहती है और एक आपका इधर से कंजर्वेटर में जाना चाहती हैं। तो उस कंडीशन में अपने बीच में आने वाले को क्या करती है, मूव कराती है। जब मूव कराती हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा जो मरकरी वाला वाल्व है ऊपर की ओर उठ जाता है, जिसकी वजह से मरकरी जो होती है, मरकरी तरल पदार्थ है, वो फैल जाती है आपका। जब इसे फैलती है वैसे ही ये क्लोज हो जाता है। इसके क्लोज होते ही आपका क्या होता है, सर्किट ट्रिप कर जाता है। अब ट्रिप कैसे करेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सर्किट हमारा कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा आयरन कोर होता है, ये आयरन कोर, इस आयरन कोर के ऊपर क्या होता है, इस तरह से हमारा फेरे लपेटे गए होते हैं। ये हमारा इसका सिरा होता है, ये इसके सिरे होते हैं ये। और यहां पर हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा पार्ट होता है ये। और ये क्या है, प्लंजर लगा होता है। ये हमारी सप्लाई क्या है, आर वाई बी। तो ये आर वाली सप्लाई, वाई वाली सप्लाई, बी वाली सप्लाई, ये आर वाई बी वाली। तो ये कहां सप्लाई जाती है, इस तरह से इस पार से उस पार जाती है। आर आ रहा है, वाई आ रहा है, बी आ रहा है, आर वाई बी ये। अब क्या है भाई, इसकी सप्लाई कहां आई हुई, यहां आई हुई। जब ये कहां था आपका, जब ये ओपन की कंडीशन था, ओपन स्विच की कंडीशन था, तो ओपन स्विच की कंडीशन में क्या इसका परिपथ पूरा होगा, जब ये ओपन में था तो ओपन कंडीशन में धारा यहां से आएगी तो धारा इस सर्किट में नहीं बहेगी, इस सर्किट में नहीं बहेगी तो इसके अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट भी नहीं होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं होगा तो ये किसी को अपनी तरफ आकर्षित भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ये फ्लोटिंग की वजह से ऊपर की ओर उठा, ये दोनों स्विच क्लोज हुए। जैसे ही क्लोज होगा ये सर्किट क्लोज लूप बनाएगी। जैसे ही सर्किट क्लोज लूप बनाएगी वैसे ही क्या होगा, आपका सर्किट के क्लोज लूप होते ही आपका इसके अंदर करंट फ्लो होगी। जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगी वैसे ही क्या हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटाइज होगा। जैसे ही मैग्नेटाइज होगा वैसे ही क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा प्लंजर को। जैसे ही प्लंजर को अपनी तरफ खींचेगा वैसे ही सर्किट से हट जाता है प्लंजर। जैसे ही सर्किट से प्लंजर हटता है वैसे ही सप्लाई इस पार से उस पार जाना बंद हो जाती है, यानी पीछे की ओर आ जाता है। पीछे की ओर आने पे इनसे सप्लाई इस पार से उस पार जाना बंद हो जाती है, तो इसको बोला जाता है सर्किट ट्रिप कर गया। तो ये दो कार्य करता है कौन, हमारा बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले के आपके दो कार्य होते हैं, तो लिख लीजिएगा, लिखेगा बुखोल्ज रिले के दो कार्य, लिखे बुखोल्ज रिले के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला, जब द्रव का तल गिरता है तो द्रव के तल के गिरने पर, जब द्रव का तल गिरता है तो द्रव के तल के गिरने पर वाल्व के अंदर भरी हुई मरकरी, वाल्व के अंदर भरी हुई मरकरी फ्लोटिंग की अवस्था में आती है। भरी हुई मरकरी फ्लोटिंग की अवस्था में आती है और इस फ्लोटिंग की अवस्था में,
और इस फ्लोटिंग की अवस्था में मरकरी का स्विच क्लोज हो जाता है, स्विच क्लोज हो जाता है। फ्लोटिंग की अवस्था में मरकरी फैल जाती है जिससे स्विच क्लोज हो जाता है, और स्विच के क्लोज होते ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है। स्विच के क्लोज होते ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे यह पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल की कमी हो गई है। जिससे यह पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल की कमी हो गई है। ओके भाई, ऑयल की कमी हो गई है। दूसरा पॉइंट लिखेगा, जब ट्रांसफार्मर पर लोड डाला जाता है तो उस स्थिति में नॉर्मल लोड की कंडीशन में इससे लगातार गैसें उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन जब लोड एबनॉर्मल होता है तो एबनॉर्मल की अवस्था में फ्लोटिंग वाल्व लिख लीजिएगा। वाल्व फ्लोटिंग की स्थिति में आ जाता है, जिससे वाल्व फ्लोटिंग के फ्लोटिंग की स्थिति में आने पर हो गया भाई, वाल्व के फ्लोटिंग की स्थिति में आने पर मरकरी उस वाल्व में फैल जाती है, जिससे एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के साथ संयोजित हो जाता है और इस स्थिति में सर्किट ट्रिप हो जाती है। या हमने जैसे पढ़ाया है वैसे ही अगर आप हमारी भाषा में लिखना चाहें तो आप हमारी भाषा में जैसे हमने बताया था वैसे उसको लिख सकते हैं। आपका कि गैस कैसे उबल रही है, तो पहले नॉर्मल कंडीशन में किधर जा रही थी, अब नॉर्मल कंडीशन हो रही है तो किधर जा रही है, ये सारा प्रोसीजर आप लिख सकते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, टैप चेंजर ऑन लोड। टैप चेंजर क्या होता है भाई? टैप चेंजर एक ऐसी युक्ति होती है जिससे सप्लाई का मान क्या कराया जा सकता है, चेंज कराया जाता है। सप्लाई का मान हम लोग चेंज कराते हैं। जैसे ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, इधर हमारी क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये हम सेकेंडरी वाइंडिंग का वैल्यू क्या करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। कैसे चेंज करा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा लोड है, लोड RL है। अब हम क्या करते हैं, इससे हम टैपिंग ले लेते हैं। टैपिंग कहाँ भी है आपका, आप ध्यान से फिगर देखते रहिएगा। फिगर जो भी हम दिखाते जा रहे हैं वो सब टैपिंग का फिगर है। तो ये हमारा है ये इस तरह से है। ये हमारा क्या है, दूसरा सिरा। अगर हम दूसरे सिरे को ला करके किसके साथ जोड़े भाई, इसके साथ, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या कितनी भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या बहुत ही कम है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या बहुत ही कम है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अगर फेरों की संख्या कम तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कम, जिसकी वजह से सप्लाई वोल्टेज का भी मान क्या होगा, कम होगा। अगर हम इसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको इसके साथ यूज करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपको भाई, उस कंडीशन में अब क्या होगा, फेरों की संख्या बढ़ी तो उस कंडीशन में E बढ़ेगा, उस कंडीशन में V भी बढ़ेगा। अगर हम इसको इसके साथ अगर संयोजित करें तो उस कंडीशन में क्या होगा आपको भाई, तो इस कंडीशन में आपका ये फिर कुंडलियों की संख्या बढ़ी, अब ये कुंडलियां हो गई, कुंडलियों की संख्या बढ़ी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा, जिससे V का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये V का मान बढ़ गया आपका। तो इसी तरह से जैसे जैसे अगर हमको जिस मान का चाहिए उस मान का हम वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में भी टेपिंग मेथड होता है। टेपिंग मेथड लगा कहाँ होता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो टेपिंग मेथड लगा होता है वो आपका कोर के पास सिरे पर लगा होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर होता है, कोर की वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग के पास में लगा होता है और ट्रांसफार्मर के टैंक से लगा हुआ होता है। आपका ट्रांसफार्मर के टैंक से लगा हुआ होता है
और इसके साथ एक हैंडल ऊपर से आया होता है जिसके मान को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। चेंज कैसे करा सकते हैं, ये रोटेट करा के चेंज करा सकते हैं। आप देख भी रहे होंगे रोटेशन वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी फिगर आएगा रोटेशन वाला, उसको देखिएगा। रोटेशन वाले में जैसे जैसे हम कुंडली को घुमाएंगे यानी हैंडल को घुमाएंगे, हैंडल को घुमाने पे क्या होगा, वो अलग अलग के साथ जाकर के क्या होगा, संयोजित होगा। तो कुंडलियों की संख्या प्रॉपर चेंज होगी। कुंडलियों की संख्या जब चेंज होगी तो वोल्टेज का भी मान चेंज होगा। तो अपने निर्धारित मान से क्या हो सकता है, उस वोल्टेज के मान को परिवर्तित कराया जा सकता है। तो अपने निर्धारित मान से वो वोल्टेज के मान को प्लस माइनस 5% परिवर्तित कराया जा सकता है। किसके लिए, आपका लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज पर कार्य करने वालों के लिए प्लस माइनस 5% का मान हम क्या कर सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। आपका किसके द्वारा, आपका भाई उस ऑन टैप चेंजिंग मेथड के द्वारा। तो ऑन टैप चेंजिंग मेथड में यही विधि होती है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो लिखिएगा और फिगर देखते रहिएगा। ऑन टैप चेंजिंग में आपका लिखते भी रहिए और उसका फिगर भी आप लोग देखते रहिएगा कि फिगर कैसा है, आपका फिगर कैसा कैसा आ रहा है। तो ऑन टैप चेंजिंग में लिखेगा, इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में ट्रांसफार्मर ओके भाई, इस प्रकार की विधि में ट्रांसफार्मर में एक सेलेक्टर स्विच लगा होता है। सेलेक्टर स्विच का फिगर देख लीजिएगा आप लोग पीछे करके। सेलेक्टर स्विच लगा होता है जो ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टता कुंडलन के, जो ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टता की कुंडलन के वर्तनों के साथ जुड़ा रहता है। उच्च वोल्टता के कुंडलनों के वर्तनों के साथ जुड़ा होता है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इधर आपका निम्न वोल्टता है और इधर क्या भाई, उच्च वोल्टता की कुंडलन है। तो उच्च वोल्टता की कुंडलनों के साथ क्या भाई, जुड़ा हुआ है, वर्तनों के साथ जुड़ा रहता है। ओके भाई, आगे लिखिएगा। इसकी सहायता से वर्तनों की संख्या को परिवर्तित करा के, इसकी सहायता से सेलेक्टर स्विच की सहायता से वर्तनों की संख्या को परिवर्तित करा करके सप्लाई वोल्टेज के मान को परिवर्तित कराया जाता है। सप्लाई वोल्टेज के मान को परिवर्तित कराया जाता है और इसकी वैल्यू के मान में, प्लस माइनस 5% का परिवर्तन, इसकी वैल्यू के मान में प्लस माइनस 5% का परिवर्तन किया जा सकता है। और इस टैप चेंजर को ट्रांसफार्मर की कोर के पास, और इस टैप चेंजर को ट्रांसफार्मर की कोर के पास तथा टैंक के पास ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाया जाता है। ओके भाई, तो ये था आपका ऑन टैप चेंजर मेथड। तो ये अब आपका ट्रांसफार्मर की संरचना खत्म हो चुकी है। उसमें कुछ पॉइंट होंगे जैसे नेम प्लेट हो गया, छोटे छोटे पॉइंट होंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। हमने आपको सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों एक ही में पढ़ा दिया। सिंगल फेज कौन सा था, सिंगल फेज की संरचना पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कोर के बारे में, वाइंडिंग के बारे में, कोर हो गया, वाइंडिंग लिख दिए, इंसुलेशन लिखेंगे, बूसिंग लिखेंगे और कंजर्वेटर टैंक लिखेंगे। ये इतना लिखेंगे आपका किसमें, आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की संरचना। उसके बाद जो बच जाएगा वो कहां लिखेंगे, आप पूरा का पूरा वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में आप लिख देंगे। तो ये सिंगल फेज की संरचना और थ्री फेज की संरचना दोनों एक ही में हमने करा दिया आपको। अब जो भी चीजें बचती हैं वो आप क्या करिएगा, अगर कोई चीज ऐसी छूटी गई है, अच्छी पॉइंट है, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।